हेलो एवरीवन, नमस्कार। उत्कर्ष क्लासेस दिल्ली पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इसके पूर्व की क्लास में हमने अनुच्छेद 22 के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि अनुच्छेद 22 की विषय वस्तु थी कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने की मूलतः दो विषय वस्तुएं बताई गई हैं। पहली विषय वस्तु है कि उसे किसी अपराध में दंड मिल गया हो, तब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी जो कंडीशन है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की, वह यह है कि उसे निवारक निरोध कानून के तहत अरेस्ट कर लिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। निवारक निरोध का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति से इस प्रकार की आशंकाएं हैं कि उसके एक्टिविटीज से, उसके कार्य से देश की शांति को, देश की सुरक्षा को प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उसे उसके घर में ही अरेस्ट कर दिया जाता है। यानी कि कहा जाता है भाई आप हाउस अरेस्ट में रहिए, आप बाहर मत आइए। आप जैसे ही बाहर आएंगे महोदय, इतनी समस्या कर देंगे कि आम जनजीवन और आम जो व्यवस्था है वह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, समस्या में आ जाएगी। जैसे जब अनुच्छेद 370 को रिमूव किया गया था तो जम्मू कश्मीर के विभिन्न नेताओं को इसी कानून के तहत अरेस्ट कर दिया गया था। यहाँ तक की विषय वस्तु को हमने जान लिया था। आज हम अनुच्छेद 22 के आगे के अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे, उनकी विषय वस्तु को जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास होगी वह शोषण के विरुद्ध अधिकार पर होगी, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। वह किस प्रकार से हो सकता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का शोषण किस प्रकार से हो सकता है, उसका भी जिक्र किया गया है। चलिए इसको देखते हैं। तो जो अनुच्छेद 23 की विषय वस्तु है, अनुच्छेद 23 की जो विषय वस्तु है जिसमें कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मेनली तीन बातें हैं। पहली है तस्करी, दूसरी है बलात्श्रम और तीसरी है बेगार। इन तीनों चीजों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम तस्करी को जानते हैं या ट्रैफिकिंग को। ट्रैफिकिंग आखिर क्यों की जाती है और किस किस तरीके से ट्रैफिकिंग की जाती है या किन किन वस्तुओं की ट्रैफिकिंग की जाती है, जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। महिला पुरुष की ट्रैफिकिंग की जा सकती है और इस महिला में जो छोटी बच्ची है उसको भी ट्रैफिकिंग किया जाता है, उसका भी ट्रैफिकिंग किया जाता है। और इस पुरुष में भी छोटे बच्चे का भी और युवा बच्चे का भी ट्रैफिकिंग किया जाता है। और ट्रैफिकिंग किसकी की जाती है? आप जानते हैं, पर्यावरण में पढ़े होंगे कि पेड़ों की तस्करी, बहुमूल्य पत्थरों की तस्करी और जीव जंतुओं की तस्करी, लकड़ियों की तस्करी, ये सब की जाती है। लेकिन इसका मेनली हम अध्ययन पर्यावरण में करते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 में इन चीजों का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं है, तो हमें मानव से संबंधित जो प्रावधान है, जो तस्करी है, उसको पढ़ना है। अब प्रश्न उठता है कि तस्करी होती क्यों, व्हाई, मतलब व्हाई, यानी कि तस्करी होती क्यों है किसी व्यक्ति को। या तो पहली तस्करी का जो मुख्य कारण है वह है पोर्न इंडस्ट्री या देह व्यापार। किसके लिए? देह व्यापार के लिए। दूसरा कारण है मेडिकल यूज के लिए। हाँ, मेडिकल यूज के लिए भी तस्करी होती है। तीसरा है आतंकवादी घटनाओं के लिए और अन्य कारण भी हैं। मेनली तीन चीजों को जानते हैं। इस पोर्न इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा महिलाओं को ट्रैफिकिंग किया जाता है। इन्हें देश के भीतर भी इनसे निगेटिव कार्य कराए जाते हैं, देश के बाहर भी इन्हें बेच दिया जाता है।
और एक ये पूरी एक चक्र के तहत यह कार्य होता है। जैसे किसी बच्ची को 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में पकड़ा गया, यानी कि उसे तस्कर किया गया, तस्करी की गई उसकी, तो जीवन के उसके 10 साल 12 साल तक उससे भीख मंगवाया जाएगा। ये तस्करी करने वाले उससे 12 साल तक भीख मंगवा कर पैसा प्राप्त करेंगे। उसके बाद जैसे ही वह बच्ची यंग होती है, उसे पोर्न इंडस्ट्रीज में या देह व्यापार में लिप्त करा देंगे। और उसके बाद जैसे ही वह बच्ची या वह महिला उस इंडस्ट्री लायक नहीं बचती है, मेरे कहने मतलब 50, 55 या इससे ज़्यादा की उम्र की हो जाती है, कुछ केसेस में इससे कम की उम्र की होती है, तो फिर से उसे भीख मंगवाया जाता है। यानी कि 50 साल के बाद या इससे अबव या नीचे भी उसके बाद उससे फिर भीख मंगवाया जाएगा, जब तक वह भीख मांग सकती है। और जब वह कुछ भी नहीं कर पाती, जिसका ट्रैफिकिंग किया गया है, तो उसे कहीं अनाथ के रूप में छोड़ दिया जाता है। आप लोग अक्सर चौराहों पर या बसों पर, ट्रेनों पर, थानों पर ये पढ़ते होंगे कि लापता लाश, यानी कि इसकी लोग पहचान करें। तो आप लोग मेनली ये जानिए, उन लाशों को कोई पहचानने अधिकतम क्यों नहीं जाता? क्योंकि किसी बच्ची को या किसी बच्चे को 1 साल, 2 साल, 4 साल की उम्र में उठा लिया गया है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। अब 4 साल का बच्चा 80 साल की उम्र में उसकी कौन पहचान कर पाएगा? यानी कि वह अधिकतम बच्चे वही होते हैं, अधिकतम लाशें वही होती हैं जो कभी तस्करी में या उन जिनकी ट्रैफिकिंग की गई है। तो ट्रैफिकिंग का पहला कारण है क्यों होता है। दूसरा कारण है मेडिकल यूज के लिए। आप लोग न्यूज में पढ़ते होंगे, बहुत ज्यादा यह मामला आता है। और मेडिकल यूज का मामला क्यों होता है? बेसिकली इनके बॉडी के ऑर्गन के लिए, यानी कि अंगों के लिए। अंगों में जैसे लीवर, किडनी, हृदय, आंख, यानी कि वे अंग जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और अन्य एक्सपेरिमेंट्स के लिए कभी कभी तो ये भी सूचनाएं आती हैं कि उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, दवाओं का प्रयोग करने के लिए भी तस्करी की जाती है। खैर ये रिपोर्ट्स हैं, ये कितनी सच है कितनी सच नहीं है वो तो नहीं जानते हैं, हाँ, लेकिन अंगों के लिए, ऑर्गन्स के लिए तस्करी की जाती है। फिर तीसरा कारण है आतंकवादी घटनाओं के लिए। यानी कि कभी कभी हमारे देश के बच्चों को या महिलाओं को कुछ नकारात्मक तत्वों के द्वारा ट्रैफिकिंग किया जाता है और उन बच्चों को आतंकवादी घटनाओं में, देश विरोधी घटनाओं में, एलोन वुल्फ अटैक में, इन सब में भी प्रयोग किया जाता है। तो मेनली तस्करी, आप समझ गए तस्करी क्यों किया जाता है। तो इन सारी घटनाओं को हमारे संविधान में मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि कोई इसको नहीं कर सकता है। यदि करता है तो उसे दंड मिलेगा। अगली चीज थी इसी में बलात् श्रम या बेगार। बलात् श्रम का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे हमारे देश का कोई मजदूर है, लेबर है, वह किसी फर्म में काम करता है। मान लीजिए एक्स नाम की फर्म में वह काम करता है और किसी भी कारणवश जो एक्स फर्म में काम करने वाला टी नामक व्यक्ति है, हेल्थ इशू के कारण, किसी सोशल वर्क के कारण, किसी ट्रांसपोर्टेशन के कारण, यानी कि आने जाने के लिए, या किसी अन्य यानी अदर रीजन की वजह से किसी दिन वह जॉब पर नहीं जाता, बीमार है, तो अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है कि देखिए सर मैं आज आ नहीं पाऊंगा। तो उसके बॉस के द्वारा कहा जाए देखिए भाई आपके कार्य जहाँ जितने इंपॉर्टेंट हो, कितने भी नेसेसरी हो, लेकिन सबसे ज्यादा नेसेसरी अनिवार्य यह है कि आप आए और जॉब पर लगे। तो ऐसा जो कार्य है, व्यक्ति बीमार है, नहीं कार्य कर पा रहा है, कहीं जाना है, तीर्थ यात्रा करना है, ससुराल जाना है, कोई भी कारण की वजह से वह नहीं उपस्थित हो सकता, उस दिन जॉब नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उसके बॉस के द्वारा फोर्सली कहा जाए आप काम करने आइए,
नहीं आएंगे आपको जॉब से हम निकाल देंगे। तो ऐसा कार्य जो होता है वह बलात् श्रम यानी कि फोर्स लेबर के अंतर्गत आता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ दिन पहले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मजदूर को समय पर वेतन न देना यह भी बलात् श्रम की श्रेणी में आता है। फिर इसी में तीसरी चीज हम है बेगार। बेगार को भी जान लेते हैं। और इस बलात् श्रम को भी हमारे संविधान में मनाही है, यानी कि बेगार का कार्य नहीं कराया जा सकता है किसी के द्वारा। अब बेगार को देख लेते हैं। बलात् तक में हमने पढ़ लिया, तस्करी हमने पढ़ लिया। अब जरा इसको भी जान लेते हैं कि ये क्या है। बेगार का मतलब ये हुआ, जैसे आपने स्टार्टिंग में एक चित्र देखिए, अगर आपको सीन हो जाए तो ये वाली आप इसमें देख रहे हैं ना, इसमें ये जो तस्वीर है ये दक्षिण कैरोलिना अमेरिका की है। इसमें क्या है देखिए, ये मजदूर हैं और ये एक दास मंडी है। इसमें दासों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। किस कार्य के लिए? बेगारी कराने के लिए। अब समझते हैं कि बेगारी क्या है। ठीक है, बेगारी समझते हैं कि क्या है। बेगारी का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति है, किसी से वह उधार लेता है कुछ पैसे। मान लीजिए कोई कृषक है और आप जानते हैं कृषक की आय का स्रोत क्या है, वह कृषि है। कृषि को उपजाएगा, फिर उसके बाद उसको बेचेगा, फिर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो कभी उसको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाती है और वह ऋण किसी साहूकार से लेता है। और आप जानते हैं साहूकार की मानसिकता क्या है कि जो ऋण देगा उस पर वह भारी भरकम पर मंथ ब्याज लेगा। और इन केस जिस किसान ने साहूकार से ऋण लिया था वह ऋण नहीं लौटा पाया। ऋण ना लौटाने का कारण यही हुआ कि वो बीमार पड़ गया। जो धन यानी कि जो अनाज हुआ, उस अनाज को बेचकर वह अपनी दवा में पैसा खर्चा कर दिया, अपने बच्चे की दवा में खर्चा कर दिया, अपने बच्चे को पढ़ाई में लगा दिया, या किसी भी प्रकार से, या फसल ही खराब हो गई, उस साल फसल ही नहीं हुई। अब बताइए, इनकम का सोर्स वह कृषि है और कृषि से धन मिल ना सका कि उस ऋण को चुका सके। अब साहूकार तो चुनाव राजनीतिक पार्टी है नहीं कि चुनाव लड़ रहा है, बोल देगा ऋण माफ, कोई बात नहीं। उसको तो ब्याज से मतलब है। अब वो कहेगा उस किसान से जिसने लोन लिया है कि भाई साहब आप पैसा वापस नहीं कर पाए, चुपचाप आ जाइए हमारे यहां और लग जाइए काम पर, और आपको हम वेतन नहीं देंगे पर मंथ, क्योंकि आप पर हमारा हर महीने ब्याज चढ़ रहा है और आपने हमारा मूलधन भी वापस नहीं किया। अब जो हमारा मूलधन और ब्याज है उसकी अदायगी आपको आजीवन या कुछ अधिकतम समय तक बिना पेमेंट के आपको श्रम करना पड़ेगा। विदाउट पेमेंट आपको हमारे यहाँ कार्य करना पड़ेगा। इस तरीके के जो श्रम है, इस तरीके के जो कार्य हैं जिसमें बिना पैसे के लोगों से कार्य करवाया जाए, बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो मजदूरी है या जो इस प्रकार की टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को ही बलात् श्रम कहते हैं। अच्छा, आजकल मार्केट में एक अलग प्रकार के भी बेगार आए हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है, उसकी यादों की झकोरों के खातिर लिखता जा रहा हूं, बेगारों की तरह जिए जा रहा हूं, गुनहगारों की तरह। तो ये जो बेगार है, ये बेगार इसमें नहीं आएगा, ये कोई बलात् श्रम की कंडीशन में नहीं आएगा। ये तो युवाओं की बेगारी है और खास करके एक मानसिक बेगारी है। तो इस तरीके के जो बेगार के कार्य हो रहे हैं, इनका जिक्र हमारे संविधान में नहीं किया गया है। अब हमने यहां तक पढ़ लिया।
अब एक चीज आपने जब स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ा होगा, याद भी होगा आप लोगों को, BN राव साहब के बारे में। किसके बारे में? BN राव के बारे में। BN राव का जिक्र अनुच्छेद 23 से रिलेटेड है। क्यों है? आप जानते हैं कि संवैधानिक सलाहकार थे, और संवैधानिक सलाहकार हैं, ऐसे तो संवैधानिक सलाहकार बनने होंगे, प्रकांड विद्वान होंगे, प्रकांड टाइप का प्रचंड ज्ञान उनको संविधान में राज्य व्यवस्था करा होगा। इन्होंने संविधान के प्रारूप समिति और जो संविधान निर्माण हो रहा था, तो उन लोगों से कहा कि भाई साहब अनुच्छेद 23 लिख दिया आपने? संविधान निर्माताओं ने कहा जी लिख दिया। बोले लिख तो दिए, लेकिन कुछ हमें प्रॉब्लम है। बोले संविधान निर्माता भाई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी का शोषण हो रहा है और शोषण को हम मना कर रहे हैं, शोषण नहीं होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? BN राव मुस्कुराए और बोले मेरे बॉस बात आपकी सही है, लेकिन जरा अभी द्वितीय विश्व युद्ध को याद करो। इसमें क्या याद करना है? ब्रिटेन तो लड़ ही रहा था, अमेरिका भी लड़ रहा था, जापान भी लड़ रहा था। बोले नहीं, ये नहीं याद करना आपको। हम भारतीयों के पास ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के मंत्री क्यों गिड़गिड़ा रहे थे? बोले गिड़गिड़ा इसलिए रहे थे कि भाई साहब हमारा साथ दीजिए, चलिए सैनिक बनिए। तो बोले बॉस मैं यही बात तो कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन, जिसके विश्व के लगभग देश उस समय भी उपनिवेश थे, गुलाम थे, फिर भी उसको बिना प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता पड़ गई। यानी कि जो सैनिक थे, विश्व के लगभग देशों के सैनिक उसके पास थे, वेल ट्रेंड थे, लेकिन फिर भी भारतीय लोगों को बिना ट्रेंड लोगों को सेना में वो भर्ती कर रहे थे। तो बोले इसका मतलब? अरे भाई बोले इसका मतलब ये है कि कभी ऐसा भी पड़ हो सकता है, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि भारत पर चारों तरफ से अटैक हो जाए, भारत के सभी पड़ोसी देश अटैक कर दे, सिंगापुर, म्यांमार, मलेशिया, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन सब अटैक कर दे, क्योंकि भारत विश्व गुरु बन रहा है, एक दिन बन ही जाएगा, सबको कूटे काटेगा, सब लोग भी तो कूटे काटेंगे, इसको मारने की कोशिश करेंगे। हमारी सेना बहुत मजबूत है, लेकिन जब एक साथ कई देश अटैक कर देंगे तो हमारी सेना की सहायता के लिए भी तो कुछ लोग होने चाहिए। और आपने अनुच्छेद 23 में लिख दिया कि ना राज्य ना व्यक्ति बेगार नहीं कराएंगे, और उस समय आपको पैसे देने की, पेमेंट देने के लिए व्यवस्था ना रही, तब फिर देश का क्या होगा? कौन लड़ेगा? सब लोग भाग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। देखिए अनुच्छेद 23 रिट जारी कीजिए, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हाई कोर्ट चले जाएंगे, बोलेंगे चलिए 226 का प्रयोग करिए। तब लोगों को समझ में आया, तब लोगों ने एक प्रोविजन डाल दिया कि कभी राष्ट्र को आवश्यकता पड़ गई, देश को आवश्यकता पड़ गई, तो हर व्यक्ति को, अरे हर व्यक्ति का मतलब ये नहीं कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसको भी बंदूक पकड़ा दिया जाएगा, चलिए लड़िए। जो सक्षम है उसको सेना में भर्ती होना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अभी आपने देखा कोविड के समय में मोदी साहब ने कहा देखिए कर्मचारियों कुछ वेतन अपना कम करिए, हमको मेडिसिन वगैरह बनाना है, काट दिए पैसा। अब अगर ये प्रोविजन BN राव ने न डलवाया होता तो सारे कर्मचारी बोलते भाई साहब बलात्श्रम करवाएंगे, हमसे बेगार करवाएंगे, नहीं करेंगे। लेकिन आज इसी प्रावधान का प्रयोग हो गया ना, तो इस अपवाद को जोड़ा गया है, इसका भी ध्यान रखना। अब हम चलते हैं आर्टिकल 24 यानी कि अनुच्छेद 24 पर। अनुच्छेद 24 बालकों से रिलेटेड है, यानी कि कारखानों में बालकों के नियोजन से प्रतिशोध। यानी कि हमारे देश के जो बालक हैं, और बालकों की परिभाषा को हम जाने तो 14 साल के
कम उम्र के बच्चों को बालकों की श्रेणी में रखा गया। संविधान निर्माता बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, 13 साल 11 महीना 29 दिन 30 दिन का बच्चा ऐसे किसी काम में लगे जिससे उसे जीवन भर परेशानी झेलना पड़े, खतरनाक कार्यों में उसे कार्य करना पड़े। वो ऐसा ना करे, वो आराम से खेले, कुश्ती लड़े, जो भी करना हो करे, लेकिन खतरनाक कार्यों में, कारखानों में, पटाखा बनाने में ना वो लग जाए। पता 7 साल से ही पटाखा बना रहा है वो, और इतना माहिर हो गया कि एक दिन बम बना दिया। बताइए, तो 14 साल तक आप बम, पटाखा, कारखाना, खान खदान में काम मत करिए भाई, नॉर्मल काम करिए, खूब खेलिए, पढ़िए, लिखिए, काम मत करिए। तो 24 की विषय वस्तु यह है कि जो हमारे देश के नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं, उनको कारखानों में कार्य करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। लेकिन आप एक तमिलनाडु का शिवकाशी जिला है और उत्तर प्रदेश का भदोही वगैरह जिला है। उत्तर प्रदेश का भदोही जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत बच्चे लगाए जाते हैं, बच्चों से कार्य कराया जाता है। बल्कि हमारा संविधान इसके अगेंस्ट में है कि बच्चों से कार्य ना कराया जाए। शिवकाशी जो तमिलनाडु का जिला है, वहाँ पर पटाखा उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित है और वहाँ पर बच्चों को इस कार्य में लगाया गया है। कुछ दिन पहले यानी कि 2006 में, जहाँ तक मैं सन को याद कर पा रहा हूँ, यदि मैं सही हूँ तो सरकार ने एक नियम बनाया है और नियम में कहा है कि देखिए, चाय की दुकान, होटल की दुकान, मूंगफली की दुकान, इन सब में भी बच्चों की नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बच्चे पढ़ने की अवस्था में इन सब कार्यों में लिप्त हैं, भीख मांग रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं। ये देश की व्यवस्था है, देश का दुर्भाग्य है। और आप लोग देखते होंगे कि मूवी वगैरह में छोटे छोटे बच्चे प्रचार करते हैं, तो इस पर भी प्रतिबंध है। लेकिन हाँ, वहाँ के जिस क्षेत्र में वो मूवी की शूटिंग है या उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उस क्षेत्र का जो वहाँ का जिला है, उस जिले के डीएम महोदय से परमिशन लेकर कुछ घंटे बच्चों को इस सब कामों में लगाया जा सकता है। तो आई थिंक आज आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 23 और 24 की विषय वस्तु या शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड है, जिसमें तस्करी, बलात्श्रम, बेगार और 14 साल से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, उनसे मजदूरी नहीं कराई जाएगी। यदि ऐसा कोई करता है तो वह संविधान विरुद्ध है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि आप लोग ऐसे कार्यों को देखते हैं तो सरकार को, कोर्ट को जरूर अवगत कराएं। हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और इस बात की भी हमें आशा है कि इस आर्टिकल से बनने वाले प्रश्न जो भी होंगे आप करने की स्थिति में हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।